स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9th और 10th के प्रश्नों को, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं भौतिक पर्यावरण, साथ ही हम देखेंगे भारत का भौतिक स्वरूप। आज का क्लास आप लोगों का बहुत ही शानदार है और साथ ही प्रश्नों का संग्रह भी आज आप लोगों का बहुत ज़्यादा है। तो क्लास में अंत तक बने रहे, क्योंकि सारे प्रश्न आपके सेलेक्टिव हैं, चुनिंदा हैं। और आज आपका पहला प्रश्न है, उत्तरी मैदान के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सत्य है? आपको बताना उत्तरी मैदान के बारे में कौन सा कथन है जो सत्य है। पहला स्टेटमेंट है, उत्तरी मैदान मूलतः एक भू अभिनति गर्त है। दूसरा है, यह मैदान लैटराइट मृदा से बना है। आपको बताना है कूट की सहायता से। ए में है केवल पहला सही है, बी में है केवल दूसरा सही है, सी में है दोनों सही है और डी में है कोई सही नहीं है। बहुत ही आसान कॉमन सेंस का है बच्चों, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो निश्चित ही आपका याद होना चाहिए। आपका केवल और केवल पहला सही है। उत्तरी जो मैदान है ये मूलतः एक भू अभिनति गर्त है। ये हिमालय के उठने के पहले यहाँ पे आप सभी को पता है टेथिस सागर था, और हिमालय के उठने के बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा गड्ढा था, जिसको नदियों ने पाट पाट करके एक मैदान का रूप दिया है, इसलिए ये बिल्कुल सही है। पहले अभिनति यानी कि गर्त था, लेकिन ये लैटराइट मृदा से नहीं बना है, बल्कि जलोढ़ मृदा से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है बच्चों, ये भी बहुत ही शानदार प्रश्न है। भारत का उत्तरी मैदान किन नदी प्रणालियों के द्वारा बना है? किन नदी प्रणालियों के द्वारा बना है आपका भारत का मैदान? और ये आपके लिए शानदार प्रश्न है। ए में है गंगा और ब्रह्मपुत्रा, बी में है गंगा और सिंधु, सी में है आपका गंगा सिंधु और ब्रह्मपुत्र, और आपका 4 में है गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र और नर्मदा। देखते हैं आप लोग क्या जवाब देने वाले हैं। बहुत ही शानदार है, एकदम कॉमन सेंस का है। और आप सभी को पता है कि गंगा सिंधु और ब्रह्मपुत्रा, इन तीनों नदियों ने उत्तर का मैदान बनाया हुआ है, जो आपका लंबे से एरिए को कवर करता है। तो आपका जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट कथन और कारण का है बच्चों। कथन और कारण के प्रश्न बहुत अच्छे होते हैं और ये आप लोगों को बताना है कि क्या है जो सही है। कथन है, उत्तरी पर्वतों से निकलने वाली नदी निचले भागों में नदीय द्वीपों का निर्माण करती है। कारण कह रहा है, उत्तरी मैदानों से निकलने वाली नदियों के निचले भाग में ढाल तीव्र होने के कारण नदी का बहाव तेज हो जाता है। आपने कथन कारण दोनों को देख लिया है। ए में कह रहा है कि दोनों बातें सही हैं और स्पष्टीकरण भी सही है। बी में कह रहा है कि ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही व्याख्यान नहीं कर रहा है। सी में कह रहा है ए तो सही है बट आर गलत है, और 4 में कह रहा है ए गलत है लेकिन आर सही है। आपको बताना है कौन सा सही है, और आप सभी लोग इसे बहुत आसानी से बता सकते हैं। आप सभी को पता हो कि आपका केवल और केवल पहला सही है, आर गलत है, क्योंकि उत्तरी पर्वतों से निकलने वाली नदियाँ निचले भागों में नदीय द्वीप का निर्माण करती हैं, लाइका माजुली। लेकिन कह रहा है कि उत्तरी जो आपकी पर्वतों से निकलने वाली नदियां हैं, निचले भाग में इनका जो ढाल है वो तीव्र होने के कारण नदी का बहाव तेज हो जाता है। नहीं, निचले भागों में इनका जो बहाव है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। ऊपर के क्षेत्रों में जब पहाड़ों से उतरती हैं, खड़ी ढाल होता है, तब बहाव तेज होता है। मैदानी क्षेत्रों में आने के बाद इनका बहाव कम हो जाता है, और फिर इसमें जो अवसाद होता है वो जगह जगह इकट्ठा हो जाता है, जिससे द्वीपों का निर्माण हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? आपको बताना है। ए है गंगा, बी है ब्रह्मपुत्र, सी है आपका सिंधु और डी है गोदावरी। तो इसका उत्तर तो मेरे सभी बच्चों को पता है, तो बिना ऑप्शन बता देंगे कि आपका ये ब्रह्मपुत्र नदी में है और कहाँ पे है, असम राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी या 2 बिल्कुल सही है। नदी मैदान के संदर्भ में द्वीप का अर्थ क्या है? नदी मैदान के बारे में द्वीप का सेंस क्या है? पहला है दो नदियों के बीच का भाग, दूसरा है नदी मुहाने पर निर्मित मैदान, तीसरा है नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्र, और चौथा है नदियों द्वारा बनाया जाने वाला अपर्दनी और निक्षेपण स्थलाकृतियाँ। बताएंगे बच्चों, नदी मैदान के संदर्भ में द्वीप का अर्थ क्या होता है, और आप सभी को पता है कि द्वीप किसे कहते हैं। तो नो डाउट बच्चा लोग, इसमें तो दिक्कत ही नहीं है, और आप सभी को पता है कि दो नदियों के बीच का भाग ही द्वीप कहलाता है। दो नदियों के बीच के भाग को ही हम द्वीप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पंजाब के मैदान का निर्माण किन नदियों के द्वारा होता है? कौन सी नदियां हैं जो पंजाब के मैदान का निर्माण करती हैं? आपका ए ऑप्शन में है, यानी कि पहले में है सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एवं सतलज। दूसरे में है सोन, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज।
तीसरे में सिंधु, झेलम, घग्गर, चेनाब, रावी एवं सतलज। और आपका 4 में है झेलम, चेनाब, रावी, माही और सतलज। बहुत आसान है बच्चों, आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी नदियां हैं जो आपके पंजाब का मैदान बनाती हैं। तो आप सभी को पता है सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज यही निर्माण करते हैं पंजाब के मैदान का। सोन नदी इसमें नहीं आता, इसलिए गलत हो गया। और इसमें घग्गर नहीं होता, इसलिए ये गलत हो गया। और यहाँ पे देख रहे हैं आप क्या हो रहा है, माही जो कि गुजरात में, इसका तो कोई रोल ही नहीं है। तो इस तरह से आपकी ये नदियाँ नहीं होंगी। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है ये बताना है, ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन है गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। क्या ये बात सही है कि गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच में है? दूसरा कह रहा है दिल्ली और हरियाणा राज्य सिंधु और गंगा नदी तंत्र के बीच जल विभाजक का काम करते हैं। तीसरा कह रहा है ब्रह्मपुत्र का मैदान गंगा के मैदान के पश्चिम में स्थित है। और आपका चौथा कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई भी नहीं। देखते हैं बच्चों आप लोग क्या जवाब देने वाले हैं, और आपको बताना है कि आपका कौन सा स्टेटमेंट है जो सत्य नहीं है। तो कह रहा है गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है, बिल्कुल सही है। घग्गर यानी कि सरस्वती, तीस्ता यानी कि जो आपका निकलता है पश्चिम बंगाल के ऊपर के क्षेत्र में। दूसरा भी सही है, दिल्ली और हरियाणा राज्य सिंधु और गंगा नदी तंत्र के बीच जल विभाजक का काम करते हैं, इसीलिए उधर आपका बन जाता है सिंधु मैदान और इस साइड बन जाता है आपका गंगा मैदान। तीसरा सही नहीं है बच्चों, क्योंकि ब्रह्मपुत्र का मैदान गंगा के मैदान के पश्चिम में स्थित है, ये गलत है। गंगा के मैदान के पूर्व में स्थित है, तो ये आपका ऑप्शन गलत है, गलत ही बताना था। आप सभी के सामने है एक शानदार प्रश्न। पहले आप स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, फिर आप बताएंगे किसके बारे में बात की जा रही है। आपको बताना है 8 से 10 किलोमीटर चौड़े की पतली पट्टी, चौड़ाई की पतली पट्टी जो शिवालिक गिरिपथ के समानांतर फैली हुई है, इसके परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत श्रेणियों से बाहर निकलते नदियाँ यहाँ पर भारी जल भर जाती हैं। जैसे मतलब भारी जल भार जैसे बड़े सैल और गोलाश्म जमा कर देती हैं। सभी सरिताएं इस पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। उपर्युक्त विवरण किसके बारे में है, आपको ये बताना है। आपको बताना है कि जो 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पतली पट्टी है जो शिवालिक के नीचे के इलाके में देखने को मिलता है, जो परिणाम है हिमालय से उतरने वाली नदियों का, जो अपने साथ भारी भारी गोलाश्म खंड ला करके जमा कर देती हैं और ख़ुद इस इलाके में विलुप्त हो जाती हैं, वो इलाका कौन सा है? तो बहुत आसान है, कई बार पढ़ाई हूँ आप लोगों को। ये कौन सा है? भारी भारी जहाँ पत्थर इकट्ठा होते हैं वो आपका भाबर होता है, जहाँ पे नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। खादर जो है ये नदी का सबसे किनारे का इलाका होता है जहाँ बहुत ही उपजाऊ मृदा होती है। बांगर नदी द्रोणी से दूर का इलाका होता है। और आपका जो भाबर है इसके बाद जो आता है इलाका जहाँ नदियाँ फिर से दिखाई देती हैं उसे तराई कहते हैं। भारत के उत्तरी मैदान के तराई क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है? तराई के बारे में कौन सी बातें हैं जो सही है बच्चों? शानदार प्रश्न है और आपको इसको बहुत सोच समझ के जवाब देना है। पहला है यह क्षेत्र भाबर के दक्षिण में है, क्या ये बात सही है? दूसरा, इस क्षेत्र में भाबर क्षेत्र में लुप्त नदियां धरातल पर प्रकट होती हैं। तीसरा, दुधवा राष्ट्रीय पार्क इसी क्षेत्र में है। और चौथा, उपरोक्त सभी बातें सही हैं। चलिए दीजिएगा जवाब, देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं इसका। और ये भी आपके लिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है बच्चों। सत्य कथन बताना है और आप सभी को इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सारी बातें सही हैं। यह क्षेत्र भाबर के दक्षिण में है, बिल्कुल। पहले भाबर आता है, उसके बाद आपका तराई आता है, तो दक्षिण में है। इस प्रदेश में भाबर क्षेत्र से जो नदियाँ विलुप्त हुई रहती हैं वो दिखाई देने लगती हैं। और दुधवा राष्ट्रीय पार्क इस क्षेत्र में स्थित है, तो सारी बातें बिल्कुल सही हैं। उत्तरी मैदान के बारे में कौन सा कथन है जो सही है? पहला कह रहा है उत्तरी मैदान का सबसे अधिक भाग पुरानी जलोढ़ मृदा से बना है। दूसरा कह रहा है उत्तरी मैदान के बांगर क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, मतलब चूने के निक्षेप पाए जाते हैं। तीसरा है उत्तरी मैदान के बाढ़ वाले मैदान के नए तथा युवा निक्षेप को खादर कहते हैं। और चौथा कह रहा है सभी बातें सही हैं। बताएंगे बच्चों, बहुत ही शानदार प्रश्न है। आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी के प्रश्न वाकई में बहुत अच्छे होते हैं और यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पे लिखी हुई सारी बातें सही हैं। उत्तरी मैदान का सबसे अधिक भाग पुरानी जलोढ़ मृदा से बना है। उत्तरी मैदान के बांगर क्षेत्र की मृदा में चूने का निक्षेप ज़्यादा है।
उत्तरी मैदान के बाढ़ वाले मैदान के नए तथा युवा निक्षेप को खादर कहते हैं। जो खाद युक्त होते हैं खादर, जो बजरी युक्त होते हैं वो होते हैं बांगर, जो बड़े बड़े शिलाखंड वाले होते हैं वो होते हैं आपके भारी शिला वाले होते हैं वो भाबर, और जहाँ पे नदियाँ दिखाई दे, बहुत ज़्यादा कीचड़ हो, पानी हो, वो होता है तराई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित कौन सा कथन गलत है? प्रायद्वीपीय पठार के बारे में कौन सा कथन गलत है बच्चों? आपको जवाब देना है। आपके सामने ऑप्शंस हैं और आप जो है इसको अच्छे से पढ़ के समझ के फिर उत्तर दीजिएगा। गलत कथन बताना है। ए कह रहा है या पहला कह रहा है इस पठारी भाग में सक्रिय तथा गहरी घाटियां पाई जाती हैं। क्या ये बात सही है? दूसरा, यहाँ के पहाड़ियाँ या पहाड़ियों पर गोलाकार हैं, यानी कि जो पहाड़ी है वो गोलाकार के हैं। तीसरा कह रहे हैं भारत की प्राचीनतम और स्थिर भूखंडों में से एक है। चौथा कह रहा है उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है, यानी कि सभी सही है। तो आपके हिसाब से कौन सा कथन है जो आपका गलत हो जाएगा बच्चों? ये भी आपके लिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और उम्मीद है कि आप लोग जल्दबाजी नहीं करेंगे। इसमें जो गलत है वो है आपका ऑप्शन नंबर पहला। इस पठारी भाग में सक्रिय और गहरी घाटियाँ पाई जाती नहीं। इस भाग में बहुत ही जो है एक तरीके से कि सक्रिय और गहरी घाटियाँ नहीं होती हैं, बल्कि चौड़ी और उथली घाटियाँ होती हैं। चौड़ी और उथली घाटियाँ होती हैं, सक्रिय गहरी घाटियाँ नहीं होती, इसलिए गलत हो गया। दूसरा सही है, यहाँ की पहाड़ियाँ गोलाकार हैं और यहाँ भारत के प्राचीनतम और स्थिर भूभागों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने आ चुका है और ये भी देखिए बढ़िया प्रश्न है। प्रायद्वीपीय पठार की सीमा निर्धारण से संबंधित नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन है जो सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है प्रायद्वीपीय पठार की सीमा निर्धारित के संबंध में कौन सा कथन है जो सुमेलित नहीं है। ये है उत्तर पश्चिम दिल्ली। क्या उत्तर पश्चिम जो है ये आपका दिल्ली कटक से है? फिर कह रहा कि पूर्वी, क्या ये राजमहल पहाड़ियों से मतलब जो है जुड़ा है? क्या पश्चिमी जो छोर है वो महादेव पहाड़ियों का है? क्या दक्षिणी आपका कर्डमम है? 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, इसमें से कौन सा है जो गलत हो जाएगा? क्या उत्तरी क्षेत्र इसका पश्चिम दिल्ली कटक का इलाका आता है? क्या इसका पूर्वी छोर राजमहल पहाड़ियाँ हैं? क्या इसका पश्चिमी छोर महादेव पहाड़ियाँ हैं? क्या इसका दक्षिणी छोर कर्डमम पहाड़ियाँ हैं? तो आप सभी को पता है इसका जो पश्चिमी छोर है वो आपका पहाड़ियाँ हैं अरावली पर्वत, इसलिए ये नहीं होगा। बाकी बातें सही हैं। इसका उत्तरी जो क्षेत्र है वो दिल्ली कटक से निर्धारित होता है और इसका जो पूर्वी क्षेत्र है ये राजमहल की पहाड़ियों से, और इसका दक्षिणी जो छोर है या क्षेत्र है ये कर्डमम इलायची की पहाड़ियों से। पश्चिमी जो होता है ये आप सभी को पता है अरावली पहाड़ियों तक विस्तृत है। निम्नलिखित में से कौन से पत्थर प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं? इनमें से कौन कौन से पत्थर नहीं है, पठार हैं। कौन कौन से जो पठार हैं वो आपके प्रायद्वीपीय भाग पठार के भाग हैं, आपको ये बताना है। ए में है यानी कि पहला है पलामू पठार, दूसरे में है मालवा पठार, सी में है कोयम्बटूर पठार, और 4 में है आपका कर्नाटक पठार, 5 में है मेघालय पठार। देखते हैं आप लोग इसका क्या उत्तर देने वाले हैं। अब आपके सामने कूट आ रहा है। ए में है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बी में है दूसरा, चौथा, पाँचवा, सी में है पहला, दूसरा, तीसरा, और डी में है उपरोक्त सभी। एक बार ऑप्शंस को मैं फिर से दिखा दे रही हूँ और क्वेश्चन नंबर 53 का आपको उत्तर देना है। तो आप इसको आसानी से बता सकते हैं बच्चों, आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा। तो आपका इसका जो उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। इसके सभी हिस्से हैं, मालवा का पठार भी, कोयम्बटूर का पठार भी, कर्नाटक का पठार भी, मेघालय का पठार भी, पलामू का पठार भी। ये सारे पठार आपके प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं बच्चों, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे फैक्ट आपको याद होने चाहिए बिकॉज ये आप लोगों का NCERT का है। अगला क्वेश्चन भी शानदार है। निम्नलिखित में से कौन कौन सी प्राकृतिक स्थलाकृतियाँ प्रायद्वीपीय पठार में पाई जाती हैं? बताएंगे बच्चों, इनमें से कौन कौन सी ऐसी प्राकृतिक स्थलाकृतियाँ हैं जो प्रायद्वीपीय पठार में पाई जाती हैं? पहला ऑप्शन है टार, दूसरा ऑप्शन है ब्लॉक पर्वत, तीसरा है स्कंद, चौथा है छत्र चट्टाने, और आपका 5वां है नग्न चट्टाने। आपके सामने मैंने ऑप्शंस को रख दिया है, आपने ऑप्शंस को देख लिया है। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे के पॉइंट पे, जहाँ से आपको देखना है कि आप कूट की सहायता से क्या उत्तर देने वाले हैं। ए में है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बी में है पहला, दूसरा, तीसरा, पाँचवा, सी में है पहला, दूसरा, तीसरा, और डी में है उपरोक्त सभी। इस बार उत्तर थोड़ा सावधानी से दीजिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा बच्चों? आप सभी को पता होना चाहिए कौन कौन सी प्राकृतिक आकृतियाँ आपके पाई जाएंगी पठार में। तो 1, 2, 3 और 5,
इसमें छत्रक चट्टान नहीं होगा, क्योंकि छत्रक चट्टान आपके होते हैं मरुस्थलों में। तार होगा, ब्लैक पर्वत होगा, स्कंद होगा और आपका नग्न चट्टान संरचना होगा, लेकिन छत्रक नहीं होगा क्योंकि ये रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन है जो सत्य है बच्चों? बताएंगे कि प्रायद्वीपीय पठार के बारे में नीचे दिए गए कौन सी बातें हैं जो सही हैं। ध्यान से उत्तर दीजिएगा। आपके सामने देखिए कूट है और ऑप्शन भी। तो पहले हम देख ले रहे हैं ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन, सामान्यतः प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती चली जाती है। दूसरा, प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम और उत्तर पश्चिम भाग में मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। आपने दोनों ऑप्शन को देख लिया है। अब हम देखेंगे कूट को। अब आपको देना है जवाब। ए में है पहला, बी में है दूसरा, सी में है दोनों और डी में है कोई नहीं। आपने ऑप्शन भी देख लिया है, कूट भी देख लिया है। अब आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। आपका जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों बातें सही हैं। सामान्यतः प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती चली जाती है। प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम और उत्तर पश्चिम भाग में मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित दक्कन ट्रैप है। प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित दक्कन ट्रैप क्या है? ए है नग्न चट्टानों वाली स्थलाकृति, बी है काली मिट्टी से युक्त पठारी क्षेत्र, सी है पश्चिम घाट के पूर्वी ढलानों में पाए जाने वाले मृदा, और चौथा है यहाँ पाई जाने वाली चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ। आसान है बच्चों, कॉमन सेंस का है और आप लोग निश्चित ही पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो ऐसी चीज़ों पे आप लोग की नज़र रहती है। प्रायद्वीपीय पठार में जो दक्कन ट्रैप है ये काली मृदा युक्त पठारी क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। पश्चिमी घाट के को स्थानीय तौर पर अनेक नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट के स्थानीय नाम के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताएंगे। पश्चिमी घाट को स्थानीय नामों से जाना जाता है। कई स्थानीय नाम है पश्चिमी घाट के, इनमें से कौन सा नाम है जो पश्चिमी घाट का स्थानीय नाम नहीं है? आप सभी के सामने है ऑप्शन। क्या महाराष्ट्र में से सह्याद्री कहते हैं? क्या कर्नाटक में से अन्नामलाई कहते हैं? क्या केरल में से कडमम कहते हैं? क्या तमिलनाडु में से नीलगिरी कहते हैं? बताएंगे बच्चों। शानदार है और आप सभी को इसका उत्तर पता है, बिकॉज आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। आप सभी को पता है कर्नाटक में अन्नामलाई नहीं है, बल्कि ये कहाँ है? ये है आपके तमिलनाडु में। बाकी बातें सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पश्चिमी घाट के संदर्भ में सही नहीं है? पश्चिमी घाट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है। दूसरा, अधिकांश पर्वतीय नदियों की उत्पत्ति अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से हुई है। तीसरा, पश्चिमी घाट सतत है तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। और चौथा, उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है। गलत स्टेटमेंट बताना है बच्चों, और जो गलत है वो मेरे सभी बच्चों को पता है कि आपका पहला ही गलत है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती नहीं, गलत है। ये दक्षिण की तरफ बढ़ जाती है। दोदा, बेटा, अन्नामलाई ये सारे दक्षिण में ही हैं, इसलिए पहला ही आपका गलत हो गया। बाकी सही है। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति पश्चिम घाट से हुई है और पश्चिम घाट सतत है, इसे केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? पहला है थाल घाट, क्या ये महाराष्ट्र में है? दूसरा है पाल घाट, क्या ये गोवा में है? तीसरा है भोर घाट, क्या ये महाराष्ट्र में है? चौथा है दीफू, क्या ये अरुणाचल प्रदेश में है? आपके सामने है 4 ऑप्शन और आपको बताना इसमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया ये सारा फैक्ट। तो जो आपका सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 2। पाल घाट आपके केरल में है, ना कि गोवा में। पाल घाट केरल में है बच्चों, गोवा में नहीं है। भोर घाट, थार घाट आपके महाराष्ट्र में है और दीफू आपके अरुणाचल प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल नहीं हैं? कौन सी पहाड़ियाँ हैं जो पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल नहीं है? ए है या पहले में है आपका अन्नामलाई, दूसरे में है नीलगिरी, तीसरे में है नल्लामलाई और चौथे में है कार्डमम और पाँचवें में है जाबादी। आपने देख लिया है 5 ऑप्शन और आपको बताना है कि इन पाँचों में से ऐसी कौन सी पहाड़ी है जो आपके पश्चिम घाट के अंतर्गत नहीं आती है। बताएंगे बच्चों। शानदार प्रश्न है और आप लोगों को सोच समझ करके जवाब देना है। और यहाँ पे आई थिंक मैं आपको दे रही हूँ कोट, यहाँ पे कोट की सहायता से उत्तर देना है बच्चों। कोट की सहायता से उत्तर दीजिएगा। मैं थोड़ा छोटा भी कर दे रही हूँ। कोट में आपके मैं बना रही हूँ
1, जिसमें आपका 1, 2, 3 है। दूसरे में मैं कर रही हूँ आपका, मतलब कौन सा नहीं है आपको ये चीज़ बताना है, 3 और 4। और आपका तीसरे ऑप्शन में मैं कर रही हूँ 3 और 5। बताएं, आप बताएं कि कौन सा है जो आपका हिस्सा नहीं है। ये भी आपके लिए शानदार है। याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, तीसरा और पांचवा, यानी कि जावादी और नल्ला मलाई। नल्ला और जावादी जो है ये पूर्वी जो आपका घाट है इसका हिस्सा है, पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है आपका कौन कौन सा है। तो आप सभी को मैंने बता दिया, जावादी है और आपका नल्ला मलाई। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बच्चों? पहला है अनाईमुड़ी, दूसरा है दोद्दा बेटा, तीसरा है महेंद्रगिरी और आपका चौथा है मलयगिरी। आसान है और इम्पोर्टेंट भी, आयोग के द्वारा कई बार पूछा गया है। सबसे ऊंचा है अन्नामलाई और सेकंड जो सबसे ऊंचा है वो आपका दोद्दा बेटा, नीलगिरी का है ये दोद्दा बेटा। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किस पहाड़ी में आपस में मिलते हैं? ये क्वेश्चन भी आयोग ने कई बार पूछा है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु क्या है। पहला है इलायची पहाड़ी, दूसरा है नीलगिरी पहाड़ी, तीसरा है नल्ला मलाई पहाड़ी और चौथा है पालकोंडा पहाड़ी। देंगे बच्चा लोग जवाब, इम्पोर्टेंट है और आप सभी को इसका उत्तर पता भी है कि आपका पश्चिमी और जो पूर्वी में मतलब आपके पर्वत घाटियाँ हैं ये सब कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी पहाड़ियों पर। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन बताना है बच्चों, शानदार प्रश्न है, तो बारीकी से पहले चीज़ों को देख लीजिए और फिर देखिए इन्हीं में से कोई एक गलत है और आपको वो बताना है। पहला ऑप्शन है पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचा है, क्या ये बात सही है? दूसरा, पश्चिमी घाट का विस्तार सतत है जबकि पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है। तीसरा, उदक मंडलम जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है अन्नामलाई पर्वतमाला में स्थित एक महत्वपूर्ण हिल स्टेशन है। चौथा, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर आपका जिंद गोंडा है। आपको बताना है कौन सा है जो गलत है, यानी कि सही नहीं है। और ये भी शानदार प्रश्न है जो याद रखिएगा। और आपका जो सही नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि जो उदक मंडलम या ऊटी है ये आपकी नीलगिरी में है। याद रखिएगा कहाँ पे है? नीलगिरी में है, इम्पॉर्टेंट है, नीलगिरी में है आपका, ये अन्नामलाई में नहीं है। बाकी बातें सही हैं, आपको गलत बताना था तो आपको मैंने बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये भी 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक है जो गलत है। प्रायद्वीपीय पठार के मध्य उच्च भूभाग से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन है जो गलत है प्रायद्वीपीय पठार के मध्य उच्च भूभाग के बारे में? पहला है अपने भूगर्भिक इतिहास में यह क्षेत्र कायांतरित प्रक्रियाओं से गुजर चुका है। दूसरा, मध्य उच्च भूभाग का पूर्वी विस्तार राजमहल पहाड़ी का है। तीसरा, पश्चिम में अरावली पर्वत इसकी सीमा बनाता है जो ब्लॉक पर्वत का उत्कृष्ट उदाहरण है। और चौथा, उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है, यानी कि सभी सही हैं। बताएंगे बच्चों कौन सा है जो आपका सही नहीं है? तो आपका जो सही नहीं है वो है आपका तीसरा, पश्चिमी अरावली पर्वत इसकी सीमा बनाता है जो ब्लॉक पर्वत का उत्कृष्ट आधार आपका उदाहरण है। नहीं, ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण नहीं है, बल्कि ये आपका वलित पर्वत का उदाहरण है जो अभी अवशिष्ट रूप में बचा हुआ है। तो वलित है, ये आपका ब्लॉक नहीं है। मेघालय के पठार के बारे में कौन सा कथन है जो गलत है? मेघालय पठार के बारे में क्या सही नहीं है बच्चों? चलिए देखते हैं, आपके सामने है 4 ऑप्शन। पहला है मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है। दूसरा, मेघालय के पठार पर खनिज पदार्थों के निक्षेप नहीं मिलते। तीसरा, मेघालय के पठार पर अवस्थित चेरापूंजी नग्न चट्टानों के ढाका स्थल है और यहाँ वनस्पति लगभग ना के बराबर है। ढका स्थल है, चट्टान नग्न चट्टानों से ढका स्थल है बच्चों, याद रखिएगा। इनमें से कोई भी गलत नहीं है, यानी कि सभी सही हैं। आपको गलत बताना है तो याद रखिएगा आपका कौन सा गलत है। दूसरा, मेघालय के पठार खनिज पदार्थों के निक्षेप से रहित है, ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी खनिज पदार्थ पाए जाते हैं जो कि प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है, गारो, खासी, जयंतिया। इन पहाड़ियों का विभाजन किस आधार पर किया गया है आपको बताना है। पहला है वनस्पतियों के आधार पर, दूसरा है वर्षा के आधार पर, तीसरा स्थलाकृति भिन्नता के आधार पर और चौथा है जनजातियों के आधार पर। तो आप सभी को पता है गारो, खासी, जयंतिया हैं यहाँ की जनजातियाँ और इन्हीं के आधार पर इनका नाम रखा गया है गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ।
पूर्वी घाट का विस्तार है। पूर्वी घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है बच्चों? चलिए देखते हैं क्या है आपका जवाब। पहले ऑप्शन में है आपका महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक। दूसरा ऑप्शन है गंगा के डेल्टाई मैदान से कावेरी नदी के डेल्टाई मैदान तक। तीसरा ऑप्शन है महानदी घाटी से कड़मम पहाड़ियों तक। ये थे आपके ऑप्शन। और चौथा देखिए इसमें ऐड हो गया है स्वर्ण रेखा नदी से जावादी पहाड़ी तक, यहाँ तक है चौथा ऑप्शन। तो क्या जवाब देंगे आप लोग? तो याद रखेंगे महानदी से दक्षिण में नीलगिरी तक का जो इलाका है यही आपका पूर्वी घाट में आ जाता है बच्चों। पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। स्वर्ण रेखा नदी से जाबादी पहाड़ी तक भारतीय मरुस्थल के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही नहीं है? स्वर्ण रेखा नदी से जाबादी पहाड़ी तक भारतीय मरुस्थल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चा लोग देंगे जवाब। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा? तो पहला कह रहा है भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों से दक्षिण पश्चिम में स्थित है। क्या अरावली पहाड़ियों के दक्षिण पश्चिम में स्थित है ये? दूसरा, इस क्षेत्र की भूगर्भिक चट्टान संरचना प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। चौथा, लूनी नदी इस क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण नदी है। और नेक्स्ट कह रहा कि उपरोक्त सभी बातें सही हैं। तो याद रखिएगा बच्चों, सत्य नहीं बताना है तो आपका केवल पहला गलत है। उत्तरी मरुस्थल आपका या भारतीय जो मरुस्थल है यह अरावली पहाड़ी के दक्षिण पश्चिम में नहीं बल्कि दक्षिण उत्तर में है। याद रखिएगा अरावली पहाड़ी के दक्षिण उत्तर में है। इस क्षेत्र की भूगर्भिक चट्टान संरचना प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, सही है। लूनी नदी इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण नदी है, ये भी सही है। ये दोनों सही है लेकिन पहला गलत हो गया है। याद रखेंगे महत्वपूर्ण था। बरखान आकृतियाँ कहाँ पाई जाती हैं? बरखान आकृतियों का संबंध किससे है बच्चों? ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है मरुस्थल से, दूसरा तटीय मैदान से, तीसरा द्वीपीय समूह से और चौथा मैदानी क्षेत्रों से। तो आप सभी को पता है कि जो बरखान स्थलाकृतियाँ होती हैं वो मरुस्थल में होते हैं, यानी कि जहाँ पे रेत होती है। भारत श्रीलंका के बीच अवस्थित है। क्या पाक जल संधि है, न्यूमोर जल संधि है, मन्नार की खाड़ी है या पारद्वीप है? आपको बताना इसमें से कौन सा है जो आप भारत के बारे में सही है या भारत और श्रीलंका के बीच के बारे में सही है। तो इन दोनों के बीच जो है वो है पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी ही भारत और श्रीलंका के बीच सीमा का निर्धारण करता है। पश्चिमी तटीय मैदान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पश्चिमी जो तटीय मैदान है इसके बारे में कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? पहला, पश्चिमी तटीय मैदान मध्य में चौड़ा परंतु उत्तर और दक्षिण में संकीर्ण है। दूसरा, पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदान के उदाहरण हैं। तीसरा, पश्चिम तटीय मैदान में बहने वाली नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती। और चौथा, उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। कौन सा कथन गलत है बताना है। याद रखेंगे बच्चों, जो गलत है वो है आपका ऑप्शन नंबर पहला। सारे एनसीईआरटी के प्रश्न हैं बच्चों, याद रखिएगा। पश्चिम तटीय मैदान मध्य में चौड़ा नहीं बल्कि मध्य में पतला है और उत्तर और दक्षिण में ये चौड़ा है। तो मध्य में पतला है, चौड़ा नहीं है, इसलिए पहला गलत हो गया। दूसरा सही है, पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदान के उदाहरण हैं। और तीसरा भी सही है, पश्चिमी तटीय मैदान में बहने वाली नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो ये आपके सही हैं, केवल और केवल पहला गलत है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन है जो सही है। पहला है कयाल कोंकण तट की विशेष आकृतियां हैं। दूसरा कह रहा है कयाल का प्रयोग मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय नौकायन के लिए किया जाता है। तीसरा है दोनों बातें सही हैं और चौथा है कोई सही नहीं है। देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। याद रखेंगे आपका पहला गलत है, सही बताना है केवल दूसरा। पहला इसलिए गलत है क्योंकि आपके कयाल जो स्थलाकृतियाँ हैं कोंकण नहीं बल्कि आपके जो मालाबार तट है यानी कि केरल का तट है यहाँ पर है, इसलिए पहला आपका गलत है। और दूसरा आप सभी देख रहे हैं कयाल का प्रयोग मछली पकड़ने में भी होता है। कयाल मतलब होता है जो है लैगून झील। तो आप देख रहे हैं कयाल का प्रयोग मछली पकड़ने के लिए होता है, साथ ही अंतःस्थलीय नौकायन के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कथन कारण का है। कथन है बच्चों, पश्चिमी तट पत्तनों एवं बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करता है। कारण है पश्चिमी तट मैदान एक जलमग्न संकीर्ण पट्टी है। आपको कथन कारण मैंने बता दिया है। अब आप जो है ऑप्शंस की मदद से उत्तर दे सकते हैं।
पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी। दूसरे में कह रहा है ए आर दोनों सही है, व्याख्या नहीं। तीसरा कह रहा है ए सही है, आर गलत है। और आपका चौथा कह रहा है ए गलत है, आर सही है। तो प्यारे बच्चों, आपका पहला ही सही है, ए सही है और आर भी सही है और आर ए की सही व्याख्या भी है। पश्चिमी तट पत्तन एवं बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करता है, क्योंकि पश्चिमी तट मैदान एक जलमग्न संकीर्ण पट्टी है। प्रश्नों का लेवल बहुत अच्छा है बच्चों, आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बशर्ते आप लोग क्लास में रहें और रिवीजन करते रहें और शेयर करना ना भूलें। पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही सुमेलित नहीं है? पहला है गुजरात, क्या ये इसके तट पर काठियावाड़ है? क्या महाराष्ट्र के तट को कोंकण तट कहते हैं? क्या कर्नाटक के तट को मालाबार तट कहते हैं? क्या केरल के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं? अच्छा, कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? क्या कोड की सहायता से उत्तर देना? नहीं, तो आपको बताना कौन सा है जो सुमेलित है। कोई एक ही सुमेलित है, बाकी सुमेलित नहीं है। अब बताएंगे आप लोग कौन सा है जो सुमेलित है बच्चों। तो जो सुमेलित है वो है आपका केवल और केवल पहला, गुजरात काठियावाड़ तट जो है गुजरात के ही तट को कहते हैं। महाराष्ट्र के तट को सह्याद्री कहते हैं। कोंकण जो है ये आपके गोवा के तट को कहते हैं। कर्नाटक के तट को कन्नड़ तट कहते हैं और केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। कोरोमंडल तट तमिलनाडु के तट को कहते हैं। आप सभी को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ये सब चीज़ें भी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी गई हैं। निम्नलिखित में से कौन से पश्चिमी तटीय मैदान पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह हैं? आपको बताना है कौन कौन से ऐसे बंदरगाह हैं जो पश्चिमी तट पर हैं, साथ ही वो प्राकृतिक बंदरगाह हैं। पहले ऑप्शन में है प्रायद्वीप, दूसरे में है मैंगलोर, तीसरे में है विशाखापत्तनम और चौथे में है आपका कांडला। ए में है दूसरा चौथा, बी में है पहला दूसरा, सी में है पहला तीसरा और डी में है दूसरा तीसरा। बताएंगे बच्चों कौन सा है जो प्राकृतिक बंदरगाह है और वो भी आपके पश्चिमी तट पर है। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा? तो याद रखेंगे आपका जो सही है वो है आपका दूसरा और चौथा, जो आपका मैंगलोर है और इसके अलावा आपका कांडला है, ये आपका सही हो जाएगा दूसरा और चौथा, जो कि यही आपके प्राकृतिक बंदरगाह है। क्योंकि दिक्कत क्या है, आपका जो पारादीप है ये आपके उड़ीसा में है, विशाखापत्तनम आपके आंध्र प्रदेश में है, तो पहला तीसरा होगा ही नहीं। तो आप सभी को पता है क्या हो जाएगा, दूसरा और चौथा। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन है जो सही है। पहला ऑप्शन है पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में चौड़ा और उभरा हुआ है। दूसरा, पूर्वी तटीय मैदान पर बहने वाली नदियां यहाँ पर लंबे चौड़े डेल्टा बनाती हैं। तीसरा, पूर्वी तटीय मैदान पर जो है चट्टानों एवं पोताश्रयों का विकास करना मुश्किल होता है। और चौथा, कह रहा उपयुक्त सभी, यहाँ चट्टानों नहीं, यहाँ अच्छा मैंने चट्टान पढ़ी नहीं, यहाँ पे पत्तन ही लिखा है, तो ये पत्तन है, पट्टानों नहीं है बच्चों, ये है पत्तन या आपका पत्तनों। पत्तनों मतलब होता है बंदरगाहों। तो बताएंगे क्या है जो सही हो जाएगा। और आप सभी को पता है कि यहाँ पे लिखी हुई सारी बातें सही हैं। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिम तटीय मैदान की तुलना में ज़्यादा चौड़ा है और उभरा है। और पूर्वी तटीय मैदान में बहने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। साथ ही पूर्वी तटीय मैदान पत्तनों और पोताश्रयों के विकास के लिए करना मुश्किल होता है। तो ये सारी बातें आपकी बिल्कुल सही हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। नीचे दिए गए जो पर्वत हैं और उनकी चोटियों पर विचार कीजिए। पर्वत हैं और चोटियां हैं, इनके बारे में आपको विचार करना है और आपको बताना है कि क्या है जो आपका सही हो जाएगा। तो कह रहा है सैडल पीक, और आपको उत्तर देना है कि उपर्युक्त पर्वत चोटियां अवस्थित हैं। उपर्युक्त पर्वत चोटियां अवस्थित हैं, ये बताना है। कहाँ पर है बच्चों? सैंडल पीक, माउंट डियोबोली, माउंट कोयोबो, माउंट थ्रिलर। क्या ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है? क्या ये लक्षद्वीप द्वीप समूह में है? क्या ये पूर्वी हिमालय पर्वत श्रेणी में है? क्या ये पश्चिमी घाट में है? ये सारे पर्वत शिखर आपके कहाँ पे हैं? बस आपको यही बताना है और आप सभी को इसका उत्तर पता भी है। ये सारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ही पर्वत चोटियाँ हैं। सैंडल पीक, माउंट डियाबोली, माउंट कोयोब और जो है माउंट थ्रिलर। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप अवस्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कहाँ अवस्थित है? पहला है मध्य अंडमान के पूर्व में, दूसरा है निकोबार द्वीप समूह में, तीसरा है लक्षद्वीप द्वीप समूह में और चौथा न्यू मोर द्वीप समूह में।
बताइए बच्चों, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप अवस्थित है कहाँ पर अवस्थित है? और इसका उत्तर भी आप सभी को पता है, ये अवस्थित है आपके मध्य अंडमान के पूर्व में। मध्य अंडमान के पूर्व में है एक सक्रिय ज्वालामुखी जिसे कहते हैं वैरन द्वीप। 10 डिग्री चैनल किसे पृथक करती है बच्चों? अंडमान को निकोबार से, या भारत को श्रीलंका से, या लक्षद्वीप को मालदीव से, या मिनिकॉय को लक्षद्वीप से। तो आप सभी को पता है कि 10 डिग्री जो चैनल है वो अलग करता है अंडमान को निकोबार से। अंडमान को निकोबार से 11 डिग्री चैनल आपका लक्षद्वीप और मिनिकॉय मालदीव के बीच इन सब क्षेत्रों में आते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कैसे वन पाए जाएंगे? पर्णपाती, सदाबहार, शंकुधारी या कांटेदार? तो पहले तो आप देख लेते हैं, उत्तर आपको केवल और केवल कोई एक देना है। तो सबसे ज़्यादा कौन से वन पाए जाएंगे बच्चों? एकदम कॉमन सेंस का है और बहुत आसानी से बता लेंगे कि सबसे ज़्यादा वन इन इलाकों में भी कौन से होंगे? पर्णपाती वन सबसे ज़्यादा होंगे। उसके बाद आपके सदाबहार और फिर आपके बाकी। लक्षद्वीप के संबंध में कौन सा कथन है जो सही है? लक्षद्वीप के बारे में कौन सा कथन सही है बच्चों? पहला ऑप्शन है लक्षद्वीप समूह छोटे छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। दूसरा, 11 डिग्री चैनल इस द्वीप समूह को 2 भागों में बांट देता है। तीसरा, इस द्वीप समूह के उत्तर में कन्नूर द्वीप और दक्षिण में अमीनी द्वीप स्थित है। और चौथा, उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं, मतलब कोई भी सत्य नहीं है। बताएंगे बच्चों आपके हिसाब से क्या है जो अच्छा यहाँ पे होना चाहिए था? सत्य नहीं है, सत्य नहीं है बताना है बच्चों, क्योंकि आपका कोई एक स्टेटमेंट ही गलत है। तो जो गलत है वो कौन सा है? और वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। इस द्वीप समूह के उत्तर में कन्नूर और दक्षिण में अमीनी द्वीप है। ये आपका सही नहीं है बच्चों, यही गलत है। पहला दूसरा बिल्कुल सही है, प्रवालों से बना है और 11 डिग्री चैनल इसको 2 बराबर भागों में बांटता है, लेकिन तीसरा सही नहीं है। नेक्स्ट बताना है आपको पितली द्वीप, जहां मनुष्य का आवास नहीं है तथा वहां एक पक्षी अभ्यारण्य है, भारत में यह किस जगह पर अवस्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भी आयोग ने कई बार पूछा हुआ है। पहला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, दूसरा है लक्षद्वीप समूह में, तीसरा है न्यूमोर द्वीप समूह में और चौथा है भारत एवं श्रीलंका के बीच। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा? और ये याद रखिएगा कई बार पूछा गया है। आपका ये है लक्षद्वीप समूह में, जहाँ पे आपका वन्यजीव अभ्यारण्य भी बनाया गया है पक्षियों के लिए। तो ये पितली या पिपली जो द्वीप समूह है ये आपका लक्षद्वीप में है। ये थे बच्चों आज आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। लगभग आज आप लोगों ने 43 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिएगा और क्लास में आप लोग टाइम से उपस्थित रहे, नहीं तो मैं क्लास को लेना बंद कर दूंगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल मोटिवेशन नहीं मिलता आप लोग जब नहीं रहते हैं क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।